अमेरिकी हमले से ईरान भड़का हुआ है। अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिका के इस हमले को लेकर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बड़ा बयान सामने आया है। मेदवेदेव ने कहा कि ईरान में हमला करने से अमेरिका को कोई फायदा नहीं होने जा रहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इन हमलों का उल्टा असर होगा और कई देश अब तेहरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हो जाएंगे। रूस के सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने एक्स पर कहा कि अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के लिए ये हमले जहां नुकसान का सौदा बनेंगे, वहीं ईरानी शासन इस पूरी लड़ाई के बाद ज्यादा मजबूत होगा। दिमित्री मेदवेदेव ने सवाल किया कि ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर रात में किए गए हमलों से अमेरिकियों को क्या हासिल हुआ। इस सवाल का उन्होंने खुद ही जवाब भी दिया। उन्होंने 10 पॉइंट में यह समझाने की कोशिश की कि अमेरिका के ईरान पर हमलों से किसे क्या फायदा और क्या नुकसान होने जा रहा है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि ईरानी अपने आध्यात्मिक नेतृत्व के इर्द गिर्द एकजुट हो रहे हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पहले मौजूदा ईरानी शासन के विरोधी थे। ईरान की जो परमाणु फैसिलिटीज़ थी उनको कितना नुकसान पहुंचाया गया। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो तो ये दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिया, ज़मीन बोझ कर दिया उसको, लेकिन क्या एक्चुअली वो हुआ है? क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ से कुछ सामान ऑलरेडी निकाल लिया था ईरानियों ने, और अगर वो जो फैसिलिटीज़ हैं जो वहाँ पर बनी हैं उनको अगर पूरी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचा तो फिर क्या और इस तरीके के हमले होंगे या अब यहाँ पर ही बात रुक गई है? तो एक तो ये पहलू है कि कितना नुकसान एक्चुअली पहुँचा है, उसकी हमारे पास कोई पुख्ता इत्तलात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर नुकसान पहुँचा है या नहीं है, ईरान अब क्या, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वो बोलेगा कि ठीक है अब आपने कर दिया जो करना था, अब हम मेज़ पे जाते हैं और इस मामले को सुलह सफाई से सुलझाते हैं, या ईरान कहेगा कि नहीं अब अगर आपने क्योंकि हमारे ऊपर हमला करा तो अब हम उसका बदला लेंगे, और जैसे कि वहाँ से बयान आ रहे हैं कि अब ये कभी ख़त्म होने वाली युद्ध बन गया है, क्या वो उस रास्ते पे जाएंगे? अगर वो उस रास्ते पे जाते हैं तो फिर उनके पास क्या विकल्प है? उनके पास कोई सेना जो है, तो ये तो ऐसे ही अब युद्ध है जिसमें सेनाओं का तो इस्तेमाल ही नहीं होता। यहाँ तो हवाई जहाज़ और मिसाइल्स और नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर जिसको बोलते हैं वो हो रहा है। तो ईरान के पास कुछ मिसाइलें हैं, वो क्या सिर्फ इजराइल के ऊपर दागेंगे कि या वो अमरीकी जो अड्डे हैं उनके ऊपर भी दागेंगे? अमरीकी जो युद्धपोत हैं समुद्र में उनके ऊपर दागेंगे? और अगर वो ये करते हैं तो फिर अमेरिका किस तरीके का प्रहार करेगा उनके ऊपर? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी के साथ साथ अगर वो अमरीकी अड्डों के ऊपर जो बाकी अरब दुनिया में है वहाँ पर अगर हमला करते हैं तो क्या ये जो युद्ध है ये और ज़्यादा इसका फैलाव होगा या नहीं होगा? मेरे ख्याल ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका किसी के पास अभी जवाब नहीं है। एक और जो चीज़ ईरान कर सकता है वो ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जहाँ से दुनिया का बहुत सारा तेल जो है लगभग 30-35% जो दुनिया का तेल है समुद्री रास्ते से सारी दुनिया में फैलता है, अगर वो वहाँ पर कोई अड़चन लगाता है या रोक देता है या उस सारे वाटरवे को ब्लॉक कर देता है तो फिर तो सारी दुनिया के ऊपर असर पड़ता है, भारत के ऊपर भी असर पड़ता है। हमारे लिए एक तो ये है कि तेल उपलब्ध होगा कि नहीं होगा। अगर तेल की उपलब्धि हम कर भी लें और देशों से, रूस से, आप अंगोला से या नाइजीरिया से, इंडोनेशिया से, वेनेजुएला से, और बहुत सारे देश हैं जहाँ से हम तेल ले सकते हैं, लेकिन फिर उसका दाम कितना बढ़ेगा? अभी भी दाम बढ़ चुका है तेल का, लेकिन अगर तेल का दाम आसमान को छूना शुरू कर देता है तो फिर तो हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। सिर्फ हमारी पे नहीं पड़ेगा, सभी पे पड़ेगा। सारी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। तो एक तो वो भी फैक्टर रहेगा। फिर हमारे लिए मुद्दा ये है कि अगर समुद्र के रास्ते बंद होते हैं तो फिर हमारे जो व्यापार है दुनिया भर के साथ जो पश्चिम की तरफ से जाता है उसका एक तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, दूसरा उसमें समय बहुत लगेगा। तो वो एक
अलग तरीके का हमारे ऊपर नुकसान होगा। और फाइनली हमारे लोग रहते हैं खाड़ी के देशों में, और अगर युद्ध फैलता है तो उनके ऊपर अगर कोई आंच आती है तो फिर भारत सरकार की ये जिम्मेदारी हो जाएगी उनको निकाला जाए। ईरान से तो निकाल सकते थे क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है ईरान में, लेकिन जो खाड़ी के देश हैं वहाँ तो बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, तो कैसे निकालेंगे उनको? तो बहुत प्रॉब्लम्स तो हैं। एक तरफ ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं, दूसरी तरफ ईरान एक बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का मन बना लिया है। ईरान अगर ऐसा करता है तो पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि बड़ा बोल्ड डिसीजन है, उन्होंने वेलकम किया इसको। वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनका तो स्टेटेड एम ही इस लड़ाई का यही है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना है। तो उनकी तरफ से तो ये कहा जाए, जो शाबाश दी गई है अमेरिका को, वो दुरुस्त है। लेकिन ईरान ने जो कहा है वो भी चौंकाने वाली बात है। ईरान ने कहा है कि हमने वहां से पहले ही अपने जो वहां पे न्यूक्लियर हमारी एसेट्स थी हमने वहां से हटा ली थी, इसलिए वहां कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो फिर फायदा क्या हुआ इस स्ट्राइक का? सर वही यूएन सेक्रेटरी जनरल भी काफी चिंतित है। उन्होंने कहा है कि डीएस्केलेशन होना चाहिए। ये काफी डेंजरस हुआ जो भी यूएस ने किया। यूएन हैज बिकम एन इनइफेक्टिव बॉडी। एक बिल्कुल ही यूनाइटेड जो संयुक्त राष्ट्र है वो एक इनइफेक्टिव बॉडी बन चुकी है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की सुनता नहीं है, अमेरिका अपनी मर्जी चलाता है, और जब अमेरिका कुछ करता है तो संयुक्त राष्ट्र भी चुप हो जाता है। तो इसलिए इनके बयानात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इंडिया को कितना असर हुआ है इस सारे? देखिए, इंडिया चाहता है कि ये लड़ाई दोनों देश मिलकर सुलझाएं और जल्द से जल्द इस पर जो खत्म होनी चाहिए। इंडिया नहीं चाहता कि किसी के दबाव में आकर लड़ाई खत्म की जाए। तो इसलिए भारत का जो मौकिफ है, भारत का जो स्टांस है, बिल्कुल साफ है। भारत उसको भी दृढ़ है। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जिनसे तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और स्थिरता जो बढ़ रही है दुनिया के अंदर, उससे निश्चित है कि बाकी देशों की तरह भारत भी चिंतित होगा। तो क्या लगता है कि एस्केलेशन होगा? क्योंकि इसमें हो सकता है कि अगर एस्केलेशन हो तो चाइना और बाकी उनको भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें बड़ी कंट्रीज को भी वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं, लेकिन एस्केलेशन है। और जो ईरान के साथी हैं, जैसे उनका नाम लिया आपने, चीन, नॉर्थ कोरिया, रशिया, अगर ये देश क्या लड़ाई में डायरेक्ट शामिल होंगे, ये सवाल अभी इतना जल्दी है, इतना जल्दी आप जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन लड़ाई बढ़ रही है, इसका दायरा बढ़ रहा है, और अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सपोर्ट जो है ईरान के लिए काफी बढ़ेगी। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने इजराइल को फिर से चेतावनी दी है। फारसी भाषा में किए गए पोस्ट में आयतुल्ला अली खामेनेई ने वादा किया कि इजराइल के खिलाफ सजा जारी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि ज़ायोनी दुश्मन ने एक बड़ी गलती की है, एक बड़ा जुर्म किया है, उसे सजा दी जानी चाहिए और उसे सजा दी जा रही है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री कार्रवाई की गई है, और ये अमेरिका के स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स के द्वारा ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर एक बड़ा हमला किया गया है। और इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसी किसी सीधी मिलिट्री कार्रवाई में उतर सकता है, क्योंकि चाहे वो आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ट्रंप प्रशासन हो या पिछले अन्य अमेरिकी प्रशासन रहे हों, सभी ने इस बात की संकल्पबद्धता लगातार व्यक्त की थी कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और इजराइल तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखता है। तो ऐसे में जब ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा था, और IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भी इस बात को स्वीकार किया गया था कि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे में ये जो बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अपेक्षित थी, इमिनेंट थी। और ये जो एक्शन इजराइल ने लिया, और उसके बाद अब अमेरिका जिस तरह से सीधे इस पूरे युद्ध में उतर गया है, वो जाहिर है कि एक मेजर एस्केलेशन है, और ये एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अमेरिका ने की है। और मेरे असेसमेंट के मुताबिक
ईरान इसे जरूर रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जो ईरान को जाहिर है कि इस इजरायली और अमेरिकन एक्शन से एक बहुत ही बड़ा डिवास्टेटिंग ब्लो उसे झेलना पड़ा है, एक उसे विनाशकारी क्षति उठानी पड़ी है। और ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो इस हमले में बड़े तरीके से उसको क्षति पहुंची है, ये स्पष्ट है। और वो जो विशेष रूप से जो फोर्डो का जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट थी, वो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो तबाह हुई है। और अन्य जो न्यूक्लियर साइट्स चाहे वो नतांज हो चाहे इस्फहान हो, उसको भी अमेरिका ने विनाशकारी क्षति उस पर पहुंचाई है। तो ये इस पूरे इजराइल ईरान के बीच का जो युद्ध चल रहा था उसका एक मेजर एस्केलेशन है। और अमेरिका की इस पूरे युद्ध में एंट्री ने इस पूरे युद्ध के स्वरूप को और भी बड़ा कर दिया है। ईरान इसे जरूर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि ईरान ने कोई और भी बड़े कदम उठाए इजराइल के ऊपर या अमेरिका के बेसिस के ऊपर, अगर ईरान ने कोई बड़ा एक्शन लिया तो फिर आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से ईरान के ऊपर फिर से कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, और जो कि ईरान के लिए और भी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। चाइना और रसिया क्या रोल होगा इस पूरे सिनेरियो में? देखिए, चाइना और रशिया ने ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे युद्ध के संदर्भ में इजराइल के की आलोचना की थी और ईरान के प्रति अपनी सहानुभूति और अपना सपोर्ट दिखाया था। और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो हाल के समय में फ़ोन से वार्ता हुई थी, उसमें भी इसी तरीके का ईरान को सपोर्ट करने के जो सेंटिमेंट्स हैं वो उन दोनों नेताओं ने दिखाए थे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो रशिया हो या चाइना हो, वो दोनों इस पूरे युद्ध में कोई डायरेक्ट इंटरवीन करने से बचेंगे। दोनों ही राष्ट्रों की तरफ से, चाइना और रशिया की तरफ से जो बयान आए हैं उसमें डी एस्केलेशन को करने की बात कही गई है, शांति को स्थापित करने की बात कही गई है। और इन दोनों राष्ट्रों के बयानों से ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता कि वो किसी तरीके का डायरेक्ट इंटरवेंशन इस पूरे इजराइल, ईरान और अब यूएस भी इसमें शामिल हो गया है तो उसमें करने की मंशा वो रखते हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ईरान क्या सीधे तौर पर अमेरिका पर पलटवार करता है या नहीं। अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो इजराइल ईरान लड़ाई का दायरा और बढ़ जाएगा और हालात बेहद तनावपूर्ण होना तय हैं।